नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आरपीएससी हब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आरपीएससी हब में। और सबसे पहले थैंक यू कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जो हमारी लास्ट सीरीज़ थी जो चल रही थी, जो टॉपिक था हमारा लास्ट, वो इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान के जो भी फिज़िकल स्ट्रक्चर है, जो भी भौतिक इकाइयाँ हैं, उनके बारे में इंट्रोडक्शन था। और उसमें मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी भौतिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। 4 भौतिक इकाइयाँ हैं जिन्हें हमें आगे गहराई से पढ़ना है: मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, तो चारों भौतिक इकाइयाँ हो गई है: मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। तो आज हम हमारी पहली जो भौतिक इकाई है मरुस्थल, उसको गहराई से पढ़ेंगे कि क्या है मरुस्थल, और मरुस्थल से जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मरुस्थल, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि मरुस्थल तैतीस सागर का अवशेष है। मरुस्थल के साथ में मैंने ये भी बताया था कि हमारा पूर्वी मैदान जो है उन्हें तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है, जबकि अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार को क्या माना जाता है? गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। तो ये चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान कैसे आया और इसकी भौतिक इकाइयाँ कैसे आई हैं, कैसे निर्मित हुई हैं। इसके अगर निर्माण काल की बात करें कि इसका किस समय निर्माण हुआ था, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा टर्शरी और प्लीस्टोसिन काल, ये इसके समय का नाम है, जिसे प्लीस्टोसिन पीरियड बोला जाता है। इस समय हमारे मरुस्थल की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अगर पूरे मरुस्थल की बात करें तो इसका जो विस्तृत क्षेत्र है उसकी लंबाई जो है 640 किलोमीटर है, जबकि जो चौड़ाई है 300 किलोमीटर है। देखिए मैप में, देखिए अब हमें इजीली, हमने जो पिछले वीडियोस में पढ़ा, हमें राजस्थान के मरुस्थल के बारे में पता चल गया कि स्थिति क्या है। राजस्थान के मैप का पूरा पश्चिमी जो एरिया है वो मरुस्थल है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। ठीक है, ये वाला एरिया। तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है कि राजस्थान के मैप में पश्चिम वाला जो एरिया है वो डेजर्ट एरिया है। और इसमें अगर इसके मरुस्थल क्षेत्र की लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम वो 300 किलोमीटर है। इसके ढाल की बात करें तो इसका ढाल जो है, ये देखिए, ये मैंने आरो बना रखा है ना बीच में, ये जो ढाल है इसका उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिण पश्चिमी दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, ये इसका ढाल है हमारे मरुस्थल का। ठीक है, ये बाउंड्री जो मैंने बना रखी है ये मरुस्थल को विभाजित करती है। इस बाउंड्री के पूर्वी साइड में आ गया अरावली, अरावली के पूर्वी साइड में पूर्वी मैदान, और अंत में जो पूर्वी एरिया है, जो थोड़ा साउथ ईस्टर्न, दक्षिण पूर्वी जो एरिया है, ये हमारा पठारी एरिया होगा। ठीक है, इस मैप में चारों भौतिक इकाइयाँ दिख रही है, और अब हमें पता भी चल गया है कि कौन कौन सी भौतिक इकाइयाँ कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से जिले कवर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब बात करती हूँ इस मरुस्थल वाले एरिया की। तो देखो, इसको 2 भागों में बांटा गया है। देखिए फ्रेंड्स, 2 भाग कौन कौन से हैं? एक शुष्क मरुस्थल, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल नाम से ही लग रहा है कि ज्यादा सूखा। ठीक है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है वो 25 से 50 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र। मरुस्थल क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है, और इस मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत 2 भाग हैं: शुष्क मरुस्थल जिसमें 0 से 25 सेंटीमीटर यानी बहुत ही कम, ना के बराबर वर्षा होती है, और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसमें 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, मैप में एक बार फिर चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए, ये बीच में मैंने एक रेड बाउंड्री बना रखी है, इसे मैंने यहाँ पे 25 सेंटीमीटर वर्षा का नाम दे दिया। इस 25 सेंटीमीटर वर्षा के पूर्वी क्षेत्र में, ये जो पूर्वी एरिया है, इसे अर्ध मरुस्थल नाम दे देंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थल नाम दे देंगे। और इस 25 सेंटीमीटर वर्षा के पश्चिम की ओर शुष्क मरुस्थल, यानी इस 25 सेंटीमीटर वर्षा के इस तरफ बहुत कम वर्षा होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर, और इस रेखा के इस तरफ 25 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पहला है शुष्क मरुस्थल। अगर इसे भी विभाजित करें तो इसे 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहला है बालू का स्तूप युक्त, दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त। देखो, बालू का स्तूप युक्त में ये याद रखना है कि ये कौन सा एरिया है।
एरिया कहलाता है, कौन से क्षेत्र में विस्तृत है ये एरिया बालुका स्तूप युक्त। तो ये जो एरिया है ये रेतीला पथरीला मरुस्थली एरिया है, बहुत ही सूखा क्षेत्र है जिसे बोला जाता है हमादा। देखो हमादा नाम से ही आप याद रखना कि हमादा मतलब है पथरीला रेतीला मरुस्थली क्षेत्र, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा सूखा हुआ है। और ये हमादा यानी कि बालुका स्तूप युक्त हमादा क्षेत्र राजस्थान में कौन कौन से जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। हमें सिर्फ मोटे तौर पे ये याद रखना है कि हमादा कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट है बालुका स्तूप मुक्त। ये सेकंड पार्ट हो गया हमारे शुष्क मरुस्थल का, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। इसे फिर आगे 4 भागों में विभाजित किया है। ये देखिए, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और तारानुमा, ठीक है। ये जो बरखान बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है ये क्या है? तो देखिए ये मैं बताती हूँ आपको कि पवनों के द्वारा जो हवा चलती है, हवा के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण हो जाता है और निक्षेपण के बाद में जो आकृति बनती है, ये आकृति दिख रही है, ये बरखान की ही आकृति है जिसमें पवनों के द्वारा मिट्टी का अवक्षेपण होता है, निक्षेपण सॉरी, ठीक है। और ये जो आकृति दिख रही है इसमें ये अंदर धसा हुआ भाग अवतल और ये ऊपर से उभरा हुआ भाग उत्तल कहलाता है, ठीक है। अवतल उत्तल आकृति का दिख रहा है ये जो बरखान है सर्वाधिक चूरू में पाया जाता है, चूरू में, हनुमानगढ़, इस एरियाज में पाए जाते हैं। और यहाँ पे बात ध्यान रखने वाली ये है कि बरखान जो बालुका स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है इसका सर्वाधिक योगदान है मरुस्थल निर्माण में, यानी ये सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें कि इसकी ये जो आकृति दिख रही है जब ये विपरीत हो जाती है, जब ये उत्तल वाला क्षेत्र अवतल में बदल जाता है और अवतल वाला उत्तल में, तो ये नीचे देखिए ये छोटी सी स्ट्रक्चर और बनाई है मैंने, इसे बोलते हैं पैराबोलिक बालुका स्तूप क्षेत्र, ठीक है। ये एक तरह से बरखान का विपरीत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बरखान। यहाँ पे ये याद रखना कि बरखान सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो चूरू में पाया जाता है। कुछ बुक्स में हनुमानगढ़ भी दिया होगा, ठीक है। अब ये हो गया बरखान। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ स्तूप मुक्त क्षेत्र, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा कि पवनों द्वारा मिट्टी का जमाव जो है वो संपूर्ण पर होगा। ये जो संपूर्ण वाली स्थिति है, मिट्टी का जमाव तो हो रहा है लेकिन स्थिति जो है वो संपूर्ण पर है। ये देखिए, ये मैंने नीचे बता रखा है, पवन इस तरह से चल रही है और जो आकृति बनेगी वो संपूर्ण पर बनेगी, उसे कहेंगे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, ठीक है। और ये अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर और जोधपुर। देखो फ्रेंड्स, इसमें हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि ये जो आकृतियां हैं ये कौन कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे कि बरखान, चूरू, हनुमानगढ़ साइड ज़्यादा पाए जाते हैं, तो अनुप्रस्थ जो है वो बाड़मेर और जोधपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य जो है इसमें पवनों द्वारा जो जमाव है, ठीक है, जो भी मिट्टी का जो जमाव हो रहा है वो पवनों के समांतर ही हो रहा है, इसलिए इसे अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप मुक्त कहते हैं, पवनों के समांतर होगा। और इसकी जो स्थिति है सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। इस तरह के जो बालुका स्तूप मुक्त जो क्षेत्र हैं, ठीक है, इस तरह का जो मरुस्थली आकृति है ये सर्वाधिक पाई जाएगी जैसलमेर में। नेक्स्ट है तारानुमा। तारानुमा की बात करें तो देखो ये क्या है कि इसमें निर्माण जो होगा वो हवाओं के द्वारा ही होगा, लेकिन जो आकृति बन रही है इसमें तारानुमा बन रही है। और ये जो तारानुमा है, ये जो भुजाएं दिख रही है इसमें, इस आकृति में स्टार की तरह ये देखिए ये भुजाएं निकल रही है। ये क्यों निकल रही है? क्योंकि हवाओं की दिशाओं में सर्वाधिक परिवर्तन हो रहा है और बार बार परिवर्तन होने के कारण ये जो आकृति है ये स्टार की तरह, ये तारानुमा बन रही है। इसमें मिनिमम ये जो आकृति जो बनती है इसमें 3 भुजाएं मिनिमम होती है, ठीक है। और ये जो निर्माण है ये सबसे ज्यादा रेतीला जो भाग होता है, डेजर्ट का सर्वाधिक रेतीला जो भाग है उसमें इस प्रकार की आकृति पाई जाती है। इसमें ये कुछ भुजाएं दिखाई देती है और इन भुजाओं के कारण इसे बोलते हैं तारानुमा बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये जो तारानुमा आकृति है ये सर्वाधिक पाई जाती है जैसलमेर, सूरतगढ़ और बीकानेर, ठीक है। तो ये हमारी 4 स्ट्रक्चर हो गई है, पैराबोलिक को मिला के 5 हो गई है। पैराबोलिक याद रखिएगा कि बरखान का एक विपरीत जो संरचना है बरखान की वो कहलाती है पैराबोलिक, ठीक है।
तो ये हमारे बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र के 4 भाग हो गए, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और ताड़ासन। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार हम जो हमारा सेकंड भाग है ये देखिए, अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है अर्धशुष्क मरुस्थल, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये रहा अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा है। अर्धशुष्क मरुस्थल मैप में मैं दिखा देती हूँ कौन सा एरिया कहलाएगा। ये देखिए, ये जो मैंने बाउंड्री बनाई थी 25 सेंटीमीटर वर्षा की पूरब की साइड और पश्चिम की साइड, सॉरी पश्चिम ये है और पूरब ये है। तो ये जो साइड है 25 सेंटीमीटर वर्षा का जो पूर्वी एरिया है ये कहलाएगा अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, अब देखिए इस अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी अंतर्प्रवाह और घग्गर बेसिन। ठीक है, लूनी बेसिन की बात करें तो नाम से लग रहा है लूनी नदी इसकी प्रमुख नदी है और लूनी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो इस बेसिन से संबंध रखता है। ये देखिए मैप में ये आ गया लूनी बेसिन वाला एरिया, जिसमें आ गए हमारे पाली, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, थोड़ा सा नागौर का एरिया। ये सारा जो पार्ट है ये हमारा लूनी बेसिन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नागौरी उच्च भूमि। नाम से ही पता चल रहा है। देखो नागौर के बारे में बाकी एक चीज और पढ़ेंगे कि यहाँ पे खारे पानी की बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, कुछ स्थायी कुछ अस्थायी, तो वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है शेखावटी अंतर्प्रवाह। शेखावटी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी शेखावटी क्षेत्र के बारे में कि चूरू, सीकर, झुंझुनू ये जो एरिया है। ठीक है, ये जो शेखावटी क्षेत्र का जो प्रवाह क्षेत्र है इसे बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन देखिए बाउंड्री में बेशक आपको ये 25 सेंटीमीटर के अंतर्गत नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो क्षेत्र है घग्गर क्षेत्र, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला, ये अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है। और घग्गर नाम से पता है कि ये हनुमानगढ़ जिले की नदी कहलाती है। तो घग्गर जो बेसिन है ये 2 जिलों से संबंध रखती है, हनुमानगढ़ और श्री गंगा नदी। ठीक है, और ये आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये भी अर्धशुष्क मरुस्थल का ही भाग है। ठीक है, ये हमारी चारों पॉइंट्स की हमने स्थितियां देख ली है। अब थोड़ा सा अर्धशुष्क मरुस्थल की मैं विशेषताएं बता देती हूँ। देखिए, एक तो यहाँ पे स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति है वो बहुत पाई जाती है इन चारों एरियाज में। अगर तुलना करें हमारे शुष्क मरुस्थल से, तो यहाँ पे जो शुष्क मरुस्थल है उससे कुछ अधिक जनसंख्या पाई जाती है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से ये थोड़ा ज्यादा है कि शुष्क मरुस्थल से अधिक अर्धशुष्क मरुस्थल में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। पशुधन और जल की अधिकता भी यहाँ ज्यादा पाई जाती है क्योंकि यहाँ बारिश भी ज्यादा हो रही है। और पता है डेजर्ट एरिया में जल कम ही मिलता है, लेकिन शुष्क वाले भाग से अर्धशुष्क में जल का जो स्तर है वो अधिक देखा जाता है क्योंकि यहाँ वर्षा भी शुष्क से अधिक होती है। तो पशुधन और जल और जनसंख्या ये तीनों चीजें ही हमारे शुष्क मरुस्थल से यहाँ अधिक है। जबकि पवन में सौर ऊर्जा यहाँ पे शुष्क मरुस्थल के कंपैरेटिव कम पाई जाएगी। ये हम आगे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, राजस्थान की इकोनॉमिक्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के जो संसाधन हैं, जो स्रोत हैं, ये जैसलमेर, जोधपुर में अधिक पाए जाते हैं। तो अर्धशुष्क मरुस्थल जो है पवन और सौर ऊर्जा की दृष्टि से यहाँ पे कम है, संसाधन यहाँ पे कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है राजस्थान का मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी भाग। मरुस्थल से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हमें डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि किस टर्म को, किस शब्द को क्या कहा जाता है और ये कौन से जिले से संबंध रखता है, क्या विशेषताएं हैं, ये थोड़ा बहुत है, ये हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अभी ये भौतिक इकाई की जो हमारी जो सीरीज चल रही है ये थोड़ा लंबा चलेगी, पर यकीन मानिए फ्रेंड्स आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, आपका भौतिक प्रदेश राजस्थान के संदर्भ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।